नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं संदीप आरके सिंह। संदीप, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके नमस्कार सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपके चैनल पर आना मेरा सौभाग्य सर। जी, और बहुत सभी को वंदे अभिनंदन मातरम। आपका। बहुत स्वागत। वंदे मातरम। तो आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेके बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना कि भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप। बताओ, नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने? और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो, क्योंकि ये पत्रकार साथी भी आपके नहीं है। कभी कभी याद रखना, जब बुरा वक्त आएगा, एक भी पत्रकार साथी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, याद रखना। जब कभी बुरा वक्त आएगा, एक भी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव या किसी कारण साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हवा चली और बदलाव की हवा चली तो सब आपके साथ दिखाई देंगे। इसलिए 100 दिन बचे हैं बस। कभी बुरा वक्त आया तो कोई आपका साथ नहीं देगा, ये तो बिल्कुल नहीं देंगे। इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है कि आप राहुल गांधी के पिछलगू बन गए हैं। सर इन्होंने तो अच्छे वक्त में अपने पिताजी के साथ नहीं दिया, बुरा वक्त तो छोड़ दीजिए। अच्छे वक्त में शिवपाल जी के साथ नहीं दिया, और अच्छे वक्त में सबको लात मार के जिस तरीके से बाहर किया, तो ये अपना चरित्र। सर होता क्या है कि हम लोग इनके चरित्र की बात नहीं करते। अभी इन्होंने जो शब्द कहा कि भाई सब लोगों को ये ताकीद दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या उनको यह दे रहे हैं कि कुछ भी गलत बोलना मत। आपको क्यों डर है कि आपके लोग गलत बोल देंगे? क्योंकि और आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा गलत यही बोल रहे हैं आजकल। सर लेकिन क्या है कि इनको पता है कि ये बोलेंगे तो चल जाएगा, मीडिया वाले इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ये अपना मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। पर इनको यह पता है कि यदि जमीन पर इनके कार्यकर्ताओं की आतुरता या उनका उजड़पन दिखा, तो वो नुकसान कर जाएगा, जैसे बिहार में कर गया था तेजस्वी यादव वाला। ये उससे बचना चाह रहे हैं। आपको अपने इन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ रही है कि ये पर्चा है, बस यही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना? क्योंकि आपको पता है कि वो पर्चे के अलावा सब कुछ करते हैं। दलाली समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना एक प्रक्रिया है, सोर्स ऑफ इनकम रहा है, जिसमें इन्होंने, हमने देखा जो झारखंड में हो रहा है। सर क्या वो 2016 में प्रयागराज में यूपीएससी में नहीं हुआ था जब अनिल यादव चेयरमैन थे? बिल्कुल हुआ था। उस समय यह होता था, मुझे ध्यान है कि कुछ लोग परीक्षाएं देते थे, तो छात्र जो है प्रयागराज के, चूंकि हाईकोर्ट भी वही था, तो वो हाईकोर्ट पहुंच जाते थे। हाईकोर्ट में कहते थे कि साहब यहाँ पे तो धांधली चल रही है, यहाँ पैसे चल रहे हैं। हाईकोर्ट जब इनसे कागज मंगाता था प्रक्रिया का, तो फिर उसके बाद भर्तियां कैंसिल कर देता था। तो जिनसे पैसे लिए गए होते तो उनका भी पैसा डूबता था, और जिन्होंने, बाकी तो जिसका डूबा हो डूबा। बाद में अंतिम ईयर में, अंतिम साल में अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया सर, बस सोचिए किस हद तक ये लोग चले गए कि सरकारी नौकरियों के जो कुछ नौकरियों के जो रिजल्ट्स आते थे, वो रिजल्ट पब्लिक नहीं किए जाते थे। उसका कोई दिन तय नहीं होता था। बस जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको एक एसएमएस चला जाता था कि तुम्हारा हो गया है, तुम आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ताकि आम छात्र को पता ही नहीं चले कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया, और वो हाई कोर्ट न जा पाए। ये इस हद तक ये लोग गिरे थे।
और उसके बाद कहते हैं कि ये हरकतें छिपाने के लिए कुछ बोलना मत, क्योंकि इनका जो है हाँ, करना किस दिन, जिस दिन सीएम बन जाऊंगा उस दिन गुंडाई कर लेना, उसके बाद जो मर्जी करना हो कर लेना। इनका कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ मत करो, बाद में कर लेना, बाद में पूरा मौका मिलेगा। 10 साल के जो भूखे बैठे हो, जाके किसी को भी नोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। इनका कहने का ये आधी बात ये छिपा के सर। और आपने सही कहा कि ये पहले खुद की तो जबान संभाले। एक नेतृत्व का क्या रोल होता है कि आप यदि चाहते हैं कि आपकी जनता गलत न कहे, तो आप स्वयं गलत शब्द न बोले। किसी महिला से कह देते हैं, पत्रकार से, कि तुम्हारा, वो कहती है कि आपके प्रदेश में रेप हो रहे हैं, जब ये सीएम थे तो कह देते तुम्हारा तो नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले जब सीएम नहीं है तब इन्होंने कितनी बदतमीजियां की हैं पत्रकारों के साथ कि अच्छा तुम मिश्रा जी हो बेटा बच के। तो ये जो भाव भंगिमा है, इनकी जेब में तो सर एक बोतल भी दिखती है, कई बार लोगों ने देख रखी है। तो ये, और सर मैं तो ये देख रहा हूँ, अभी मेरा राहुल गांधी को देखा, संदीप दीक्षित को देखा, इनको देख रहे हैं, तेजस्वी को देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। सर पता नहीं क्यों सारे नेताओं के बच्चे इतने वाहियात, इतने भ्रष्ट, मतलब उजड़ बदतमीज क्यों होते हैं, और खासकर भ्रष्टाचारी नेता जिनका वोट बैंक जो है प्योर मुस्लिम वोट बैंक से आता है। भाई देखिए, योगी जी, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आज का ही है, जी जरा सर, उसे दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को। जी ये वाला है, इसको दिखा देते हैं। इन्होंने एक कविता पता नहीं किससे लिखवा करके यहाँ पेस्ट की है। राम जी घात का पैसा, धर्म दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब ये कितनी बार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और फिर नीचे भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर नीचे भी जाइए तो फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये कौन-सी कविता है और क्या फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं? एक वीडियो भी जारी किया है इन लोगों ने, ज़रा देखिए। राम जी से घात का पैसा, धर्म दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए। तो ये मेहनत कर रहे हैं काफ़ी किन चीज़ों पर हम्म, कि फिर से हिंदुओं को बाँटा जाए। एक ये जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने इनको जवाब दिया है, राम भक्त के हत्यारों का, आजम खां के दुलारों का, अतीक अहमद के यारों का, ऐसे रामद्रोहियों को सत्ता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हिंदू विरोधी एजेंडा नहीं फलेगा, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि राम भक्तों का श्राप लगेगा, ऐसे रामद्रोहियों को सत्ता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक लंबी इन्होंने भी कविता लिखी है और जवाब दिया है। और देखिए अब सनातनी जो हैं, वो जवाब देना भी जान गए हैं और सीख गए हैं। ऐसे लोगों को अब दौड़ाना भी उन पर आता है। पूरे संसद सत्र को जो डिस्ट्रॉय किया है इस बार इन्होंने और राहुल गांधी ने, उसमें शुरू में तो नीट पेपर लीक की बात थी, फिर ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला ले आए और वहां एक नाटक नौटंकी शुरू कर दी। फैजाबाद के सांसद के सिर पर एक कनस्तर रख दिया कि जी ये गुल्लक है, फिर उसमें आकर के पैसे डालने शुरू किए, पप्पू यादव को बैठा दिया और फिर उस कनस्तर को लेकर के भाग रहे हैं, कभी कैश को लेकर के भाग रहे हैं। इन्होंने पुजारी दिखाया लुटेरा, जबकि जो चढ़ावा चोरी का मामला आया है उसमें कोई पुजारी नहीं है। उसमें तो बैंक के द्वारा वहां पर आउटसोर्स किए गए लोग थे, जिन्होंने ये हेराफेरी की थी, वो पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई, पैसा बरामद हो गया। लेकिन ये लगातार इस मामले को खींचते ही जा रहे हैं। इनका पहले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और इसके बाद मंदिर निर्माण में या मंदिर लोग
प्रतिष्ठा जो उसकी बनी 22 जनवरी 2024 के बाद जो लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भी ये लोग वहां तक जाकर के झांके नहीं, लेकिन अब लगातार उसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी। इसका इनको फायदा होगा या नुकसान होगा? सर देखिए, जो भी कोई कार्य करता है या फैसला लेता है या कर्म करता है, उसका वह सोचता है कि उसको फायदा होगा। इनकी जो सोच है वह यह है इस प्रकार की, इनका जो चरित्र है वो ऐसा ही है कि हम तो चोर हैं, हम तो डकैत हैं। देखो भाजपा भी चोर है। भाजपा कहती है कि वो जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता। देखो ये एक आरोप लगा है, और उन्होंने कहाँ से चुराया है? राम मंदिर से चुराया है। अब आ जाते हैं सर, राम मंदिर में हुआ क्या है? राम मंदिर में एक बहुत क्लियर बात, 3 तरीके से वहां पर भक्तों ने अपना अर्पण किया, जो भी उनको करना था। एक, उन्होंने क्या कुछ सामान दिया, जो कई लोग आए, काकभूषण जी हैं, हमने दिया है, रामचरितमानस दी है, यह दिया वह दिया। सारा का सारा सामान इंटैक्ट है, वैसे का वैसा रखा है, और अभी राम मंदिर प्रांगण बन रहा है, और जितने करोड़ों भक्तों ने सामान दिया है उसको रखने की जगह व्यवस्था बनाई जा रही है। ठीक है, पहला। पर ऑडिट हो गया है, वो सारी चीजें जस की तस हैं। दूसरा, बैंक में जो अकाउंट में पैसा गया है ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू, उस सारे अकाउंट में के पैसे में से एक पैसे का कोई घालमेल नहीं है, प्रॉपर ऑडिटेड है। पैसा कहाँ चोरी हुआ है? जहां सामने, जहां लोग कैश जहां दिया गया है, तो भाई सामने लाखों रुपया पड़ा है, 2-4 मनचलों के मन में आ गया कि कुछ जेब में डाल लें, ले जाएं। तो यह व्यवस्था, ऐसे लोगों से आप कैसे बचा लेंगे? यह व्यवस्था कहाँ नहीं होती है। यहाँ तो ब्यूरो, चाणक्य कह गए कि सरकारी अधिकारी जो है वैसे ही रिश्वत लेता है जैसे मछली पानी पीती, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जिसके सामने करोड़ों रुपए पड़े थे कैश हर दिन, वो थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा था, फिर पकड़ा गया, बात खत्म। 2-4 लोगों के मनचलेपन के बात को इन्होंने पूरे प्रदेश के सारे हिंदुओं पर, सारे पुजारी, सारे संतों पर मढ़ दिया है। अब इनकी बात करें सर, ये नहीं कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कभी आपने सर अखिलेश के मुंह से कभी सुना कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम पाक साफ हैं, हम कभी चोरी नहीं करेंगे? क्योंकि मुलायम छोड़ दीजिए, अखिलेश के स्वयं के कार्यकाल में क्या होता था? इनको कैसा पैसा चाहिए सर? ये कह रहे हैं ना हमको ये पैसा नहीं चाहिए, हमको वो पैसा नहीं, इनको कैसा पैसा चाहिए? इनको चाहिए कि 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होता है उसको 1600 करोड़ का बना के अपने ठेकेदारों और अपने लोगों में पैसा बांट दो और उनसे कमीशन ले लो। इनको ऐसा पैसा चाहिए। इनको सफाई महोत्सव में सरकार का पैसा खर्च करके उसमें बॉलीवुड के लोगों को नचवाकर, और उसके बाद उस प्रक्रिया में भी कितना पैसा इनके घर में पहुंच गया होगा या अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने कमवा दिया होगा, वैसा पैसा चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को मार्केट में छोड़ दिया कि जाओ अभ्यर्थी और भर्ती वालों को ढूंढ के लाओ, उनसे 10-10 लाख रुपए लेकर आओ, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी लेकर आओ, जिसकी जैसी पोजीशन है। सिपाही भर्ती में 15 लाख ले आओ, 20 लाख ले आओ, और 100 लोगों से ले आओ, 10 लोग को नौकरी दे देंगे, बाकी 90 का पैसा भी अंदर कर लेंगे। इनको वैसा पैसा चाहिए, क्योंकि ये 2012 से 2017 तक इन्होंने यह किया है। और इसके पैरेलल्स हैं, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे आप, और सर एक पैसा और चाहिए इनको जिसका हिसाब नहीं दे पाते। 93,000 CR, 9 खरब 30 अरब रुपए, 93,000, 93,000 करोड़ रुपए का सीएजी का सर ये हिसाब नहीं दे पाए। सीएजी को 93,000 करोड़ रुपए घोटाला एक करके बैठे हैं। सीएजी ने मांगा, जैसे केजरीवाल सीएजी को हिसाब नहीं दे पाया था, सीएजी की रिपोर्ट अखिलेश यादव पर भी है। अब किन कारणों से जांच नहीं हो रही सर, वो हमारे, मतलब मेरी तो समझ से परे। और ये पिछले 2015, 16, 17 में इनका ये रहा है कि 33 हजार करोड़ का हर साल का ये हिसाब किताब ही नहीं दे पाए कि पैसा कहाँ गया। एक्सप्रेस वे पर कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने का प्रोजेक्ट था? योगी जी ने सदन में कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर का जो बजट था, जो इन्होंने स्वीकृत किया था, वो करीब 15,000 करोड़ का था, और उन्होंने बाद में उसका जब रीएस्टिमेशन कराया तो करीब 12,500 करोड़ का हुआ, और उन्हें कम दाम में कराया। वो कह रहे थे 3,000 करोड़ किसकी जेब में जाता, और 3,000 नहीं होता, वो 15,000 तो स्वीकृत हुआ था। वो 20 पहुंचता, 22 पहुंचता, 25 पहुंचता, कहाँ जाता भगवान मालिक। एक बार सर, और इनको किसका पैसा चाहिए होता है? मुख्तार की एक कहानी है सर, मुख्तार अंसारी की, कि वो एक बार किसी उसकी पेशी थी किसी जज साहब के यहाँ पे, तो हेकड़ी में रहता था। तो पेशी के दौरान किसी अधिकारी के कमरे में घुस गया, वहां बोला कि वहां जो भी बात कर रहा था, किसी पत्रकार ने फोटो खींच दिया, छाप दिया कि ये पेशी पे आए थे, कि ये हो रहा था। तो मुख्तार ने फिर बुलाया उस पत्रकार को, भाई उनकी तो जेल में वो चलती थी, अदालतें चलती थी, दरबार चलता था।
तो बोले तुम लोग जानते नहीं, तुम लोग क्या करते हो, तुम ये फोटो हमारे पास ले आते, हम तुमको दे देते कुछ पैसा, छापे क्यों? अब इसको देख के शिवपाल हमसे 5 करोड़ मांगेंगे। तो ये माफियाओं को लूट कर, माफियाओं को के माफिया है सर ये वैसे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1980 के दशक में जब वीपी सिंह जी ने, जो उस समय सीएम थे, बाद में पीएम बने, उन्होंने जब दस्यु उन्मूलन चलाया, तो सर घर में एक साइकिल थी, उससे मुलायम सिंह यादव भगे। घर में उस वक्त गाड़ी नहीं थी, घर में साइकिल पड़ी थी, उससे भागे, खेत खेत भागे। और वही गाड़ी होती तो गाड़ी से भागते और तेजी से भागते। तो फिर सीधे मेरठ पहुंचे या कहीं पहुंचे, चौधरी चरण सिंह जी के शरण में पहुंचे, वहां से बचे। तो जिसके घर में मौके पर इमरजेंसी में सिर्फ साइकिल थी, उसका बच्चा लैम्बोर्गिनी कैसे चलाने लगा 20-25 साल में? अखिलेश यादव जब खुद स्वयं साइकिल की सवारी करते हैं तो वो 2.5 लाख की तो साइकिल होती है। तो ये लोग, अच्छा, लखनऊ में जो सबसे पॉश इलाका है सर, मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे, जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, कार्यालय सरकार ने अलॉट किया था। इनका आवास तो कभी अलॉट नहीं किया था जिस आवास में रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग पर। उस विक्रमादित्य मार्ग पर सारे घर सबके सब सपा के इन बड़े शीर्षस्थ नेताओं के कैसे हो गए? कौन सी रजिस्ट्री से हो गए? कहां से लिखा के लाए थे? बाप दादा की जमीन थी वो। किसको डरा धमका कर पूरा एक रास्ता, विक्रमादित्य मार्ग जो पॉश मोस्ट इलाका है, उस पे आपके घर, उनके घर के अंदर की फोटो हमने नहीं देखी है क्या? वो पैसा कहां से आया? कोई हिसाब देगा उसका? ये बस ये नहीं कह रहे हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं हम करेंगे। देखो सामने वाला भी कर रहा है तो उससे अच्छा हमको चुन लो। अपने मुंह से ये इतना नहीं कह पा रहे हैं कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। तो इनको भी पता है जिस दिन ये बोलेंगे कि हम जनता को ईमानदार सरकार देंगे, जनता इनके मुंह पे हंसने लगेगी, हे क्या मजाक कर रहे हो भाई। अब ये आते हैं जरा जी सर। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। सर ये क्यों इस कदर घबराए हुए हैं? मैं कुछ चीजें देख रहा था कि 2022 में इनके साथ कौन कौन था। आरएलडी था, वो अब एनडीए का हिस्सा है। एसबीएसपी, वो एनडीए का हिस्सा है। अपना दल कमेरावादी, वो साथ था इनके, अब वो अलग हो चुकी हैं। महान दल अभी इनके साथ है, जनवादी पार्टी अभी इनके साथ है। कांग्रेस अलग थी 2022 में, अब वो इनके साथ है। पीडीए तब भी था, अब भी है, लेकिन अब कभी उसमें पंडित जुड़ जाता है, कभी कुछ जुड़ जाता है, कभी कुछ जुड़ जाता है। तो ये 2022 के मुकाबले अगर देखें तो इनका गठबंधन भी और ये भी, इनका एक बेस्ट परफॉर्मेंस था, बेस्ट वोट शेयर था इनका 2022 में। 111 सीटें आई थी फिर भी इनकी, और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 125 से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो सवाल ये है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, और जो बाकी के वर्गों तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके साथ आएंगे क्या पूरी तरीके से? क्योंकि यादव और मुस्लिम के सहारे तो आप अपनी वैतरणी पार नहीं लगा सकते। सर ये अपने आप को 2022 से कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को अपनी जो आधार रख रहे हैं 2024 के रिजल्ट से रख रहे हैं। और इनके समर्थक वर्गों में जो पूरा ये दम्भ आया है, या एक जो थोड़ी ऊर्जा आई है, वो 2024 के रिजल्ट के कारण आई है। और इसीलिए वो फैजाबाद से जो जीते थे अवधेश जी, उसी को सामने रखते हैं कि ये हमारी हिंदुओं पर जीत है, क्योंकि ये फैजाबाद में इन्होंने जीता तब जब राम मंदिर का, जैसा आपने बताया, 22 तारीख को पौष शुक्ल द्वादशी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, उसके बाद उसके 5 महीने के अंदर। तो ये उस ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, आपने एक बात और कही कि ये पीडीए और इनका सर, ये वही बात है कि इनको ये इनकी बैकिंग कहाँ से आती है? आपने कहा राहुल गांधी के पिछलग्गू भी बन गए हैं ये। 2 चीजें तो सर इनको चाहिए, एक मीडिया चाहिए और एक पैसा चाहिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव इत्यादि, वह लोग पूर्ण रूप से ईसाई हो गए हैं। और अगर हम देखें तो अखिलेश यादव ने भी हाल फिलहाल में एफसीआरए कानून का विरोध किया। क्यों किया? आपको कौन सा एनजीओ का है और कौन सा एनजीओ में आपका पैसा आ रहा है, आपको क्या तकलीफ है भाई?
तकलीफ ये है कि आजकल इन लोगों की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही तंत्र कर रहा है, वो ईसाई मिशनरी तंत्र। वह फंड करता है केजरीवाल, दिपके, दहिया, दास, अखिलेश यादव और इनको, और क्योंकि उसी की आदत है कि हर देश में कुछ लोगों को फंड करके रखे रहो ताकि समय आने पर यदि वो सत्ता में आते हैं तो हमारे ऑर्डर फॉलो करें और रेजिम में हमारा काम करें। रेजिम चेंज ऐसे भी करते हैं लोग सर, एक आदमी को इन्वेस्टेड रखते हैं, एक आदमी इन्वेस्टेड रखते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में यदि वो इन्वेस्ट करके रखते हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है अखिलेश यादव के माध्यम से, तो बल्ले बल्ले क्या दिक्कत है। और जो अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जा रही थी उसको तो अब योगी जी पॉजिटिव में ले आए, 84,000 करोड़ सरप्लस का बजट दे रखे हैं, तो अब तो बनाने के लिए बहुत पैसा है। तो ये लोग उस मोड में रहते हैं और इस तरीके से फंडेड रहते हैं। आजकल ईसाई तंत्र इनको फंड कर रखा है, तभी अखिलेश यादव यह भी कहते हैं कि हिंदुओं को जो है दिवाली मनाना सीखने का तरीका जो है क्रिश्चियन से सीखना चाहिए कि वो कैसे क्रिसमस मनाते हैं। तो धीरे धीरे शनै शनै ये भी ईसाई हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लंदन में प्रॉपर्टीज हैं ऐसा कहा जाता है, मैं ताकीद तो नहीं कर सकता, हमने नहीं देख रखी है, पर कई बार यह बातें उठती। राहुल गांधी के पिछलग्गू इसलिए बन सकते हैं सर क्योंकि वही एफसीआरए तंत्र, और जो मीडिया की बात है वो सोशल मीडिया पे हमने देखा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा इत्यादि कैसे एंटी भारत, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी योगी पूरा कैंपेन रन करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए करते हैं। 2024 में जो पूरा हमने देखा कि 2 झूठी खबरें चली और उसके कारण जो है जनता थोड़ी-सी भ्रमित हो गई। जो लार्जली नैरेटिव चला था कि आरक्षण खत्म कर देंगे अमित शाह, और फेक वीडियो चले थे अमित शाह जी के, और संविधान बदल देंगे मोदी इत्यादि इत्यादि। तो वो सर चलाने वाला नैरेटिव तो कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था उत्तर प्रदेश में। वो चलाया जा रहा था मोबाइल फोन से, मेटा से, फेसबुक पे वीडियोस इस तरीके से चल रहे थे। और घर घर में हर आदमी अगर दिन में 10-15 वीडियो देख रहा है तो कब उसका दिमाग भ्रमित हो जाए कौन जानता है। तो बिग टेक की भी पूरी बैकिंग इनको है। और ये भी हमने जंतर मंतर पर जो देखा कि विदाउट सब्सटेंस, विदाउट कोई जमीनी कार्य, विदाउट कोई बैकग्राउंड, कुछ गुब्बारे हवा भर के अभिजीत दिपके टाइप के लोग आ जाते हैं और देश के जनमानस पर छा जाते हैं और कन्वर्सेशन के सबसे बड़े हिस्सा हो जाते हैं। क्या बिना फंडेड आए थे वो लोग? वो भी उतरेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। पर मुख्य बात यही है कि मीडिया और इसके सोशल मीडिया की बैकिंग और मिशनरीज का पैसा ये अखिलेश यादव को जिंदा रखे हुए है। इसके भरोसे ये जनता को भ्रमित करके 2027 का चुनाव जीतने के प्रयास कर रहे हैं, जिसका आधार ये 2024 को बनाकर चल रहे हैं। और इनका जो ये फंड जो कैंपेन है चंदा चोरी इत्यादि इत्यादि, इसको पुश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में योगी जी को या भाजपा को कम करने के लिए, उनकी लकीर छोटी करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किस बारे में बात करो? बिजली, पानी, सड़क सब तो है, और क्या? आवास, घर, बिजनेस फ्रेंडली, लॉ एंड ऑर्डर। कौन सा मुद्दा होता है चुनाव लड़ने का? इनके पास मुद्दा क्या है? फर्जी के मुद्दे उठाए जाएंगे, कुछ घटनाएं कराई जाएंगी। देखते हैं सर ये कितना झूठ कितना सच। झूठ ही इनका आधार है। अब इनके पास फर्जी नैरेटिव, झूठे नैरेटिव के अलावा और कोई आधार है नहीं। जी। और उस बात को प्रमोट करने के लिए, पूरी तरह झूठ फैलाने के लिए सोशल मीडिया की बैकिंग है, और पैसा तो जिंदा रहने के लिए मिशनरी से ही जाएगा। जी सर। बिल्कुल। कुछ आपकी समझ में आता है कि ये स्कूल का खेल क्यों खेलना शुरू किया है तिलचट्टों ने? कोई महाराष्ट्र में स्कूल में जा रहा है, कोई राजस्थान में जा रहा है। ये जो सवाल खड़े हुए हैं कि जंतर-मंतर पर तो आप आकर के बैठ गए। यहाँ तो आप संसद पर भी चढ़ाई करने को तैयार थे, पुलिस से भी भिड़ने को तैयार थे। चलो यहाँ तो एक ज़िम्मेदार और संवेदनशील सरकार है, उसने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। इसको लेकर के भी मोदी जी की आलोचना हुई है कि इनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये अब सिर पर चढ़ कर के बोलेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि झारखंड के जो युवा आंदोलित हैं, अनशन पर हैं, आज भी मैं देख रहा था, अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है वहाँ से। उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, वो मैं ज़रा दर्शकों तक भी पहुँचा देता हूँ। ये वहाँ का
कैंडल मार्च है और हजारों की संख्या में लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रांची के फिरायल चौक पास की है। आज झारखंड का आंदोलनकारी हजारों छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतला फूंकने के लिए रांची के फिरायल चौक पर जमा हुए हैं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये जो चीजें हैं ये पूरे देश को दिखाई नहीं दे रही हैं कि आपके किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड हैं, और किसी ने भी जबान नहीं खोली है। अखिलेश यादव ने भी, राहुल गांधी ने भी, किसी ने भी जबान नहीं खोली है। और ये लोग अब स्कूल का खेल खेल रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। एक डीएसपी से भिड़ रहा है कि तुम जानते नहीं हो, हमने शिक्षा मंत्री हटवा दिया, हमसे राजनीति करने की कोशिश कर रहा, और जंतर मंतर 2 सीजन की बात करने लगे हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये स्कूल गेम जो इनके वैचारिक पिताजी हैं केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, उन्होंने खेला था। शिक्षा, हमने शिक्षा पर कार्य किया है, यह कर दिया है, वह कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके लिए शिक्षा पर किए हुए कार्यों का पूरा एक आर्टिकल छप गया, और वो भ्रम फैलाने का शिक्षा एक इमोशनल विषय है सर, और इसमें कुछ टेंजिबल नहीं हो सकता। इसमें आप 2-4 क्लासरूम बढ़िया दिखा दीजिए, आपने दिखा दिया कि काम अच्छा हो गया। शिक्षा की गुणवत्ता के क्या पैरामीटर्स हैं, आप कैसे नाप लेंगे, कैसे सुधार लेंगे? सरकारी शिक्षा की व्यवस्थाएं अक्सर ब्यूरोक्रेसी और शिक्षा के उस शिक्षक तंत्र के हाथ में रहती हैं जो सदैव सरकार को ब्लैकमेल भी करता रहता है, और सरकार को उससे काम भी पड़ता है। वो अपने सरकारी शिक्षकों के और भी कई सारे कार्य भी कराती है। तो इन लोग वहां पहुंचे हैं जहां पर, और वो पेरेंट्स के लिए इमोशनल विषय होता है, और जो एक्चुअली में उसका शिक्षा तंत्र का भोगी है वह है विद्यार्थी। वो यंग है, उसको भ्रमित करना बड़ा आसान है। जंतर मंतर पर भी इन्होंने यही किया कि वह जो किन की बात हो रही है, जेनजीज की बात हो रही है। पता चल रहा है कि ये बच्चे कौन है। ये 2029 में जो वोट देगा उसको 2014 में यह भी नहीं पता था कि 2014 से पहले का भारत क्या था, कैसा था, कितना बैगेज था, क्या वहां पर बम फट रहे थे, क्या सुरक्षा व्यवस्था। अब जो उनको दिख रहा लग रहा है पहले से भारत तो हमेशा ऐसे ही इतना शानदार, इतना अच्छा था। अब उसको भ्रमित करना आसान है। अच्छा, ये गुंडई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं एक वीडियो आ जाए कि थप्पड़ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो बिना मार खाए कोई नेता तो बनता नहीं है। पुरानी विधा है सर। कहीं लेटे हुए हैं, राहुल गांधी भी अंततः लेट ही गए प्रधानमंत्री आवास के सामने कि हमको पुलिस ने उठाया। राहुल गांधी के पूरे जीवन की उपलब्धि क्या है कि हम प्रधानमंत्री आवास के सामने लेट गए थे, हमको पुलिस ने उठा दिया पकड़ के, और हम मेरी एक चप्पल साइड कर दी। ये उपलब्धि है। तो ये उस नेतागिरी को करने का प्रयास कर रहे हैं रांका और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, और ये विशुद्ध रूप से भाजपा के प्रति इनका जो द्वेष है, अब उसका असर उत्तर प्रदेश में भी आएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश आकर नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश की काट नहीं मिल रही इनको, इस किले को नहीं भेद पा रहे कि यहाँ आके क्या कर जाएं, क्योंकि इनके पिताजी लोग चाहे संजय सिंह हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे 2-4 लोग और हों, एक ही रात के लिए पुलिस हिरासत में गए थे सर। और योगी जी ने तो प्रियंका गांधी को भी एक रात के लिए इज्जत से रख दिया था कि लगाओ झाड़ू, एक कमरे में बैठो यहाँ पे। और जब मोहम्मद जुबैर को एक रात के लिए पकड़ा था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को आना पड़ा था कि अरे इसको छोड़ो, शाम 6 बजे तक छोड़ देना। तो इनको पता है कि ये लोग बाकी प्रदेश में खेल लेंगे, यहाँ नहीं खेल पाएंगे, लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश ही है सर, और भाजपा ही है। तो और विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना है, क्योंकि वोटर की संख्या में यंगस्टर्स की संख्या ज्यादा है। जो 35 एज के ऊपर के लोग हैं वो कम दिखेंगे हमारे नंबर ऑफ वोटर्स में, 35 के नीचे के वोटर ज्यादा दिखेंगे। तो उस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, अपनी सतत प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हाँ, ये उतने ही बड़े हैं सर जितना मीडिया अटेंशन इनको मिल रहा है। वरना इनके साथ एक और आदमी था दहिया, वो तो खूब डांस कर रहा था, उसको भी मीडिया अटेंशन मिल रहा था। जब से मीडिया अटेंशन मिलना के खत्म हुआ है उसको, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मना कर दिया कि नहीं वो हमारी टीम का पार्ट नहीं है, तो वो कहाँ है? कल तक बहुत बड़ी आवाज था, नाच रहा था, आज वो एकदम जीरो आवाज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जगह रांका ने ले ली है। तो मीडिया अटेंशन क्यों दे रहा है? मैं तो सर इससे बड़ा मतलब मीडिया ही को क्या, मीडिया इतना गलत कार्य क्यों कर रहा है कि पूरे यंगस्टर्स की दुनिया में
इनको बस यही 2-4 लोग मिले हैं जिन पर ये लगातार बात कर रहे हैं और जानबूझकर यह साबित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि ये जो है यंगस्टर्स के नेता हैं, भारत का भविष्य ये देखेंगे, भारत का भविष्य ये तय करेंगे। सर क्या हम हिंदू इतने गए गुजरे हैं कि हमारे नेता हमारा भविष्य अब दीपके जैसे लोग तय करेंगे? जिनके ना अपने खानदान का पता, ना उनके अपने अर्थव्यवस्था का पता, ना इकोनॉमी का पता, ना उनकी अपनी फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनको नहीं पता। वो बाहर कैसे चला गया, बॉस्टन कैसे चला गया, कहाँ से आया, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ से खर्चा किया, वो सौरभ दास ग्रेटर कैलाश के बड़े घर में कैसे रह रहा है, कुछ अता पता नहीं है। बस कहीं से आए हैं, लैंड कर गए हैं तो इसलिए हमारे नेता हो गए। अभी इस मीडिया का केजरीवाल से पेट नहीं भरा था, उसको भी और रामलीला मैदान में बिठा के उसको नेता बना दिया था। अब नई आखिर खेप में ये पैदा हो रही है। जी एक आंकड़ा रखना चाहता हूं दर्शकों के सर। सामने। ये अखिलेश यादव जो आजकल ओवर टाइम लगा करके मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। ये अखिलेश यादव के समय के 3 बजट हैं। 2014-15 2,74,000 करोड़ रुपए, 2015-16 3,02,000 करोड़ रुपए, 2016-17 जिसमें चुनाव भी हुए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसका बजट पेश कर दिया था अखिलेश यादव सरकार ने 3,46,935 करोड़ रुपए। अब जरा देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो 2018-19 में बजट बढ़कर के हुआ 4,28,000 करोड़। 2019-20 में ये और बढ़ा 4,79,000 करोड़। 2020-21 में ये पहुंच गया 5,12,000 करोड़। 2021-22 में 5,50,000 करोड़। 2022-23 में 6,15,000 करोड़। 2023-24 में 6,90,000 करोड़ और 24-25 में 7,36,000 करोड़। 2025-26 में 8,08,000 करोड़ और 2026-27 यानी जिस साल में हम बैठे हैं 9,12,000 करोड़। तो आप जरा ये देखिए कि इनके आखिरी साल में जो बजट था केवल 3,46,000 करोड़, वो अब योगी आदित्यनाथ के समय हो गया है 9,12,000 करोड़। तो इनकी घबराहट का आलम यही है कि उत्तर प्रदेश लगातार ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी संपन्नता है, इतना पूंजी निवेश आ रहा है, इतने विकास के काम हो रहे हैं, इतने लोगों को लोक कल्याण स्कीमों का लाभ मिल रहा है, तो किस तरीके से ये पलीता लगाएं इस माहौल में और किस तरह सनातनियों को विभक्त करें और अपनी तरफ लेकर के आएं। सर ऑलमोस्ट 3 गुना बजट कर दिया है योगी जी ने पिछले 9 साल में, ऑलमोस्ट 3 गुना। इतना रिटर्न तो सर बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं आता है कि किसी का 100 रुपया जो है 300 रुपया हो गया हो। पॉइंट इज की अच्छा अखिलेश यादव की मुंह से पानी आ रहा है सर इतना पैसा देख के। उनका तरीका क्या है सोर्स ऑफ इनकम का? नेताओं भ्रष्टाचारी नेताओं के बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? फोन कर दिया किसी को कि इतना पहुंचा दो तो पहुंचा देते हैं, या इसमें से इतना परसेंट हमारा बनता है। तो वो तो ये देख रहे होंगे कि यार ये 9 लाख करोड़ में अगर इतना होता, हमारा परसेंटेज इतना होता तो हमारे घर में इतनी आमदनी होती। 10% भी आता तो 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ के हम लोग मालिक हो गए होते। वो ये उन लोग की खोपड़ी इस तरीके से चलती है सर। रही बात कि अच्छा अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि इनका वाला जो बजट था वो नेगेटिव में जाता था, लॉसेस में जाता था उत्तर प्रदेश सदैव। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, इनकी ये बिजली पानी की बात कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि इनके कार्यकाल में सिर्फ कुछ वीआईपी जिलों में बिजली आती थी 24 घंटा, अन्यथा पूरा प्रदेश पूर्वांचल सब के सब अस्पताल हो कुछ भी हो वहां डूबा रहता था अंधेरे में। 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तो गोरखपुर बनारस जैसे बड़े शहरों में लाइट कटती थी। इनके कार्यकाल में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे सर, इनके कार्यकाल तक में, इन्होंने तो बनाए नहीं।
और योगी जी ने कसम खा रखी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और 40 से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, रनिंग है। अच्छा, इनके यहाँ सर क्या था? इनके यहाँ माफिया बैठा हुआ था। टोल नाके पर जैसे ममता टोलाबाजी करती थी ना कि हर नाके पर एक आदमी खड़ा है वसूलने के लिए, तो इनके हर जिले में एक माफिया बैठा रहता था। तो कोई अपना पैसा लेकर आता ही क्यों? हिंदू धर्म से आपको मतलब नहीं तो आप राम मंदिर बनने नहीं देते, और आपने बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब हाई कोर्ट थी 2009 में, उसने जब लखनऊ बेंच से फैसला दिया था राम मंदिर का, तो सुप्रीम कोर्ट के रामलला विराजमान सब, और उसके बाद 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने पन्ना पलटने की जहमत नहीं उठाई। जब मोदी सरकार आई तब ये वो करे, यार ठीक है यार, राम मंदिर कैसे लाओ, देखो क्या अच्छा क्या है, अरे इसमें तो पेपर्स नहीं ट्रांसलेटेड, इसको तो हमको ट्रांसलेशन करा के पेपर सारे लेकर आओ 80,000 पन्ने, क्योंकि देश का सबसे पुराना केस था। तो किसको आदेश दिया? अखिलेश यादव को, कि जरा ट्रांसलेशन वाले पेजेस भिजवाओ। अखिलेश यादव 3 साल तक ना पेपर भिजवाते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि कंटेम्प्ट होगा तुम पे अगर तुमने पेपर नहीं भिजवाए। शांति से बैठे हुए। योगी जी ने मात्र 2 महीने में, मार्च में आते हैं, मई तक सारे पेपर्स पहुंच जाते हैं, और उसके बाद 2 साल 1.5 साल की हियरिंग होती है, और उसमें जब आपके गोगोई साहब लगातार जब हियरिंग करने लगते हैं तो 40 दिन के अंदर हियरिंग हो जाती है, फैसला आ जाता है। तो इसका मतलब है कि सबूत सारे सदैव हिंदुओं के पक्ष में थे, सबको पता था, बस टालम टोली कर रहे थे। इसकी अर्थव्यवस्था से क्या बात कैसे जुड़ता है सर ये? राम मंदिर का फैसला आया अयोध्या में 2024 से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां की इकोनॉमी 1.5 लाख करोड़ की हो चुकी है, 15 खरब रुपए की अकेले अयोध्या पैदा कर रहा है। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है या काम मिल रहा है, जो अनपढ़ है या जो स्किल्ड है, जो नॉन स्किल्ड है, वो सब पैसे कमा रहे हैं। जब प्रयागराज में महाकुंभ होता है तो जितना धन वर्षा हुई है वो किसकी जेब में गया है? पूर्वांचल के लोगों की जेब में गया है। मुंबई दिल्ली में ऑटो चलाने वाले लोग वहां ऑटो चलाना छोड़कर गाड़ियां खरीदकर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, बनारस के एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, अपने घर के पास रह रहे हैं, क्योंकि इसी अखिलेश यादव और मुलायम के कारण पलायन हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा यदि पलायन कहीं किसी प्रदेश से हुआ है, जो धीरे धीरे शनय शनय हुआ है, वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। सन 2011 तक का डेटा है सर, कि 1991 से 2011 तक के बीच में 1.25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, जिसमें से 55% महिलाएं थीं। इसके कारण पलायन हो रहा था। यहाँ आदमी को करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। आप लूट रहे हैं, आपने हर जिले में एक माफिया बिठा रखा है, और सिर्फ माफिया पैसे नहीं लूट रहा है, माफिया इज्जत भी लूट रहा था महिलाओं की, और सिर्फ हिंदुओं की नहीं, सबकी लूट रहा था। अतीक अहमद का मदरसा कांड में तो मुसलमान बहनों की, बेटियों की इज्जतें लूटी उन लोगों ने। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तुम सफाई का नाच देख रहे थे, किस कारण हुआ था? एक जाट लड़की सड़क पे छेड़ी गई थी मुसलमानों के द्वारा। तो चेन छिनैती, स्नैचिंग, ये वो सब तो हो रहा था। अर्थव्यवस्था सर, इनको अर्थव्यवस्था का नहीं पता। इनको अर्थव्यवस्था या पैसे, इनसे पूछो पैसे कैसे आते हैं, तो बस किसी को फोन कर दो, वहां से पैसे आ जाते हैं। क्या कर्म होता है, कैसे इनका अखिलेश यादव की इकोनॉमी सर बताता हूँ क्या है। समाजवादी पार्टी का इकोनॉमिक मॉडल होता है, यदि किसी के पास 100 रुपए है तो उसको 70 बना दो, उसको 60 बना दो, उसको 50 बना दो। और योगी जी की इकोनॉमी का मॉडल ये है कि 100 रुपए का 150 बना दो, 200 बना दो, 300 बना दो। ये बेसिक डिफरेंस है इन लोग के इकोनॉमिक मॉडल्स में। अच्छा, 100 कुछ प्रोजेक्ट ला रहे हो तुम, 100 मुझे ध्यान है सर, मैं मेरा मुलाकात हुआ सन 2016 में, इनके स्पेशल सेक्रेटरी साहब थे, उनके सामने हम लोग बैठे हुए थे। वो भाई साहब किसी से फोन पर बंबई में बात कर रहे थे कि यार एक फैक्ट्री अनाउंस करनी है और आचार संहिता से पहले करनी है, तुम बस आ जाओ, अनाउंस कर दो, एक ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री, तुम आ जाओ, अनाउंस कर दो, सीएम चाहते हैं कि कर दे, हम तुम्हें सीएम से मिलवा देंगे। वो बंदा नहीं आया। 20 मिनट तक सर एक IAS अधिकारी कन्विंस कर रहा था किसी बॉम्बे के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आके बस अनाउंस कर दो कि तुम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, करो चाहे मत करो, तुम भाड़ में जाओ, आने जाने का खर्चा सब दे देंगे। नहीं किया, वो नहीं आया। और उसके बाद हमने योगी जी के कार्यकाल में देखा कि कौन कौन आता है यहाँ पर, अनाउंस करता है, और उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, और उसके बाद फैक्ट्रियां खड़ी होती हमें दिखती भी हैं, और उससे जॉब पाए हुए लोग भी दिखते हैं। और अब गांव गांव में स्कूल्स और कॉलेजेस, और किस तरीके से वृहद स्तर पर इकोनॉमिक बूम चल रहा है। और UPI आने के बाद तो जनता के हाथ में पैसा है, मुद्रा स्कीम है, सारी चीजें हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि इनको अर्थव्यवस्था का नहीं पता, इनकी सर अर्थव्यवस्था की मेंटालिटी वही है जो इस्लामिक लुटेरों की होती है कि किसी ने बना दिया तो उसका लूट लो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जुड़ने के लिए सर और कई मुद्दों पर बहुत गहनता से विचार विमर्श करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। वंदे मातरम। नमस्ते। वंदे मातरम।